Assalamu alaikum. Today I am here to discuss about the topics of long cases. Today's presentation is about a detailed exploration of long case scenarios, and I am Dr. Maryam Marufia Khan, consultant internal medicine. So let's start. How to approach a patient. Like yesterday, I have explained how to approach a patient in long case, and today's whole video is about moving from symptoms to solutions, to diagnosis, to differential diagnosis. Like जब आप लॉन्ग केस कर रहे होते हैं पेशेंट का, ठीक है, लॉन्ग केस में आपको वहाँ पे नहीं पता कि पेशेंट जो है वो आपका कार्डियो वार्ड से आया है, न्यूरो वार्ड से आया है, मेडिसिन वार्ड से आया है, या हेमेटोलॉजी वार्ड से आया है, या पल्मो वार्ड से आया है. वो आपको एक जनरल कंप्लेंट देता है, ठीक है. जस्ट फॉर एग्जांपल, उसने आपको कहा कि उसकी सांस फूलती है, ही हैज़ और शी हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अब आपका काम क्या है, क्योंकि हिस्ट्री का टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स में अपनी HOPC करनी ही करनी है. तो जो शुरू के 5 मिनट्स और फ्यू सेकंड्स हैं, उसमें आपने जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, लेट्स सपोज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सबसे पहले आपने लोकलाइज करना है. क्या करना है? लोकलाइज. यू हैव टू लोकलाइज द सिम्टम्स. पेशेंट ने एक ब्रॉड टर्म यूज़ की है कि उसको सांस में तकलीफ़ है, उसका सांस फूलता है. अब ये आपका काम है उसको लोकलाइज करना कि उसका सांस क्यों फूलता है, उसका कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है. आपने उसी वक्त कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे आप पेशेंट को लेके जाएंगे कि उसका सांस फूलता है, या तो रेस्पिरेटरी हो सकता है, ठीक है, या कार्डियोवास्कुलर हो सकता है, या हेमेटोलॉजी हो सकता है. आपने सबसे पहला काम यही करना होता है, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन को लोकलाइज करें, ठीक है, उसका सिम्टम लोकलाइज करें, फिर सिस्टम लोकलाइज करें. जब आप एक सही सिस्टम लोकलाइज कर लेते हैं ना, तो फिर आप सही ट्रैक पे आ जाते हैं, ठीक है. फिर सिस्टम लोकलाइज हो गया तो डिफरेंशियल्स बन जाते हैं, उसी के पे डिफरेंशियल बनेंगे. फिर जो डिफरेंशियल्स बनेंगे उन्हीं डिफरेंशियल्स का आपने सिस्टमिक रिव्यू करना है, उसी का कॉम्प्लिकेशंस, उसी के रिस्क फैक्टर्स, उसी का डिटेल्ड HOPC करना है. आपने हर चीज़ नहीं पूछनी होती, और हर चीज़ रट्टे की तरह आपने नहीं पूछनी होती, ये बहुत बैड इंप्रेशन जाता है. आपको सिर्फ वही सिस्टमिक इंक्वायरी करनी है जिसके डिफरेंशियल आपके माइंड में है, आपको वही कॉम्प्लिकेशंस पूछनी है जिसके डिफरेंशियल माइंड में है. और डिफरेंशियल्स कब बनेंगे सही डिफरेंशियल? जब आप सही सिस्टम लोकलाइज करेंगे. लेट्स सपोज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर उसने कह दिया है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास 3 ही सिस्टम है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ 3 ही जगहों पे आती है, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, हेमेटोलॉजी. रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आप उससे पूछें कि भाई इसके साथ कफ होती है, खांसी है, बलगम है, खून है, सिगरेट पीते हो, कोई सांस का मसला, सांस की तकलीफ़, इनहेलर यूज़ करते हो, ठीक है. ब्रॉड आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ करी, पेशेंट कुछ ना कुछ बता देगा. अगर रेस्पिरेटरी का होगा ना, एज़मा, COPD, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो इनमें से कोई ना कोई सिम्टम आपको लोकलाइज कर देगा. कार्डियोवास्कुलर को कैसे करेंगे? भाई सांस के साथ सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन है, सिनकपी है, PND है, ऑर्थोपनिया है, कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुआ है, कोई हार्ट अटैक हुआ है, कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, मेजर सिम्टम्स पूछ लिया आपने. अगर तो होगा कार्डियोवास्कुलर तो यकीनन वो बताएगा कि हाँ एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, सीधा नहीं लेट सकता, सीने में दर्द है, व्हाटएवर. तो अगर तो हेमेटोलॉजी होगा तो आपने फिर क्या पूछना है कि सांस कैसे फूलती है, काम नहीं कर सकते, जल्दी थक जाते हैं, धड़कन तेज़ हो जाती है, और जल्दी थकन का महसूस होती है. एनीमिया के पेशेंट भी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, इजी फटीगेबिलिटी के साथ आते हैं. यू डोंट नो पेशेंट कहाँ से आया है, आपको जो है ना वो क्या कहते हैं कि आपको रूल आउट और रूल इन करना है यहाँ पे. अगर पेशेंट कह देता है कि भाई उसको इजी फटीगेबिलिटी है, वो काम करते करते जल्दी थक रहा है, उसकी सांस इसलिए फूल जाती है कि वो ज़्यादा काम करने से फूलती है, और धड़कन तेज़ हो जाती है, फिर आप पूछें कि अगर एनीमिया है तो एनीमिया क्यों है. एनीमिया के रीज़न्स कुछ ही डिफरेंशियल्स होते हैं, जिसमें आप एक तो ये पूछ लें लॉस, कहीं से लॉस तो नहीं हो रहा ब्लड, सेकंड बन नहीं रहा, बोन मैरो फेलियर है, ठीक है, थर्ड हेमोलिसिस हो रही है, ठीक है, और या फिर डाइटरी इंटेक ही कम है. ये 4 चीज़ें हैं, बस एनीमिया से हट के कुछ नहीं होता. तो जब आपने इनमें से लोकलाइज़ कर लिया ना अपना सिस्टम, लेट्स सपोज रेस्पिरेटरी है, आपने माइंड बना लिया कि पेशेंट को मुझे रेस्पिरेटरी के ट्रैक पे लेके जाना है, तो फिर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अब फिर डिटेल्ड उसका HOPC करें. अब डिफरेंशियल्स बनाएं. आपके माइंड में TB है, शॉर्ट हिस्ट्री है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है,
प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है, प्रीवियस कॉन्टैक्ट है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ठीक है। ओल्ड पेशेंट है, वेस्टेड कैचेक्सिक है, सीए लंग रख सकते हैं। पेशेंट स्मोकर है, प्रोडक्टिव कफ है, स्प्यूटम है, सीओपीडी तो नहीं है। पेशेंट बचपन से एलर्जी की कंप्लेन कर रहा है, एजमा तो नहीं है। छोटे छोटे 6-7 या 3-4 डिफरेंशियल जो माइंड में आए ना उस वक्त लिखते जाए, ठीक है। लिखेंगे तो माइंड में रहेगा, फिर उसी की आपने डिटेल्ड एचओपीसी करनी है, उसी का फिर आपने रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशन, फिर उसी का ही सिस्टमिक इंक्वायरी होगी, ठीक है। फिर उसमें से आप अपने जो डिफरेंशियल आपने 4-5-6-7 जो भी आपके माइंड में आपने लिखे होंगे ना, फिर आप जैसे जैसे हिस्ट्री लेते जाएंगे ना उनको कट और क्रॉस करते जाएंगे कि ये नहीं है, ये हो सकता है। फिर लास्ट में आपके पास 2-3 ही डिफरेंशियल बचेंगे। यही होता है। अगर आप ये सीख गए ना ये करना, तो आपका लॉन्ग केस कहीं नहीं गया। लॉन्ग केस ऐसे ही करना होता है, ठीक है। आपको पेशेंट जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन दे रहा है उसको फ़िल्टर करना होता है, ठीक है। उसको सिस्टम सही लोकलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे तो आपको जज करते हैं एग्जामिनर के। आप अगर सही ट्रैक पे जा रहे होंगे तो आप पास हैं। अगर आपने अपना ट्रैक चेंज कर दिया, आप किसी और सिस्टम, गलत सिस्टम आपने चूज़ किया, आप वहीं पे फेल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो लिस्ट शेयर की है, ये वो लिस्ट है, ये वो टॉपिक्स हैं जो मेडिसिन में भी कवर होंगे, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर के भी हैं, पल्मोनोलॉजी के भी हैं, न्यूरोलॉजी के भी हैं और हेमाटोलॉजी के भी हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है, फैब का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आपने अगर एक एक केस भी इन अप्रोच को देख के कर लिया ना, तो आपका लॉन्ग केस कहीं नहीं गया। आपका लॉन्ग केस ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि इससे हट के लॉन्ग केस नहीं आएगा, इससे हट के कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं होगी। ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट शेयर करी है, ठीक है, इसमें मेडिसिन के सारे टॉपिक्स हैं, पल्मोनोलॉजी के हैं, कार्डियोलॉजी के हैं, न्यूरोलॉजी के हैं, हेमाटोलॉजी के हैं। इससे हट के नहीं आएगा कुछ भी। यही है, मैंने भी यही जो है लिस्ट बनाई थी। और इसमें से कोशिश करें एक अप्रोच को 2-2 दफ़ा करें, ठीक है। मैक्सिमम 2 टाइम्स करें, या नहीं भी 2 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट एक दफ़ा तो एक्सपोज हो उससे, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आपको हेजिटेंसी नहीं हो, आप कर लें उसको। अब मेडिसिन की अप्रोच क्या है? क्रॉनिक डायरिया, एब्डोमिनल स्वेलिंग और डिस्टेंशन, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, अपर जीआई ब्लीड, एब्डोमिनल पेन, जॉइंटिस, जॉइंट पेन, एनीमिया, पर्प्यूरा। ये वो है जो पेशेंट आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेन देगा। ये वो अप्रोच है। कैसे अप्रोच करना है? पेशेंट क्रॉनिक डायरिया के साथ आएगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, जीआई ब्लीड, एब्डोमिनल पेन, जॉइंटिस, जॉइंट पेन, एनीमिया, पर्प्यूरा। ये अप्रोच करें आप, इस तरह करें आप अपने, फिर इसमें ब्रॉड डिफरेंशियल बनाएं आगे जाके। नेक्स्ट, हेडिक की अप्रोच, जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग, एनएसआर का, लिम्फ नोड की अप्रोच, कफ। अब यहाँ पे पल्मोनोलॉजी आ गया, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेमोप्टाइसिस। अब कार्डियोवैस्कुलर में सिनकपी है, चेस्ट पेन है, पैल्पिटेशंस हैं, पीडियल एडिमा है। अब न्यूरोलॉजी में डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, ये बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, पेशेंट आके यही कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता। अब यहाँ पे अगेन जिस तरह मैंने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का बताया, यहाँ पे आपको लोकलाइज़ करना है कि जो वो चल नहीं पा रहा, क्या वो न्यूरोलॉजिकल मसला है, या वो कार्डियोवैस्कुलर मसला है, या वो एनीमिया, हेमाटोलॉजी है। भाई चल नहीं पा रहा, आपको फर्दर पूछना है कि भाई टांगों में कमज़ोरी है, टांगों में काम नहीं कर रही है, ढीली पड़ गई है, सख्त हो गई है, तो मतलब न्यूरोलॉजी, ठीक है। आप थक जाते हैं जल्दी, आप कमज़ोरी की वजह से नहीं चल पाते, हेमाटोलॉजी, एनीमिया। कार्डियोवैस्कुलर कैसे कि आपकी सांस फूल जाती है, आप चल ही नहीं पाते क्योंकि सांस फूल जाती है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर। तो यही चीज़ है लोकलाइजेशन की, यही सीखनी है, ठीक है। शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन करने हैं मोटे मोटे, ख़ास जिससे आप अपना सिस्टम लोकलाइज कर लें। बैक पेन है, ये न्यूरो के है, कोरिया है, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम में कोरिया का भी पेशेंट एक स्टेशन पे था, ठीक है। कोरिया भी इंपॉर्टेंट है। एटेक्सिया है, यूनिलैटरल वीकनेस ऑफ बॉडी। सो दैट्स ऑल, ठीक है। आप एक दफ़ा भी अगर ये अप्रोच कर लेना, तो इससे हट के आपका लॉन्ग केस नहीं आ सकता। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो अब FCPS का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें लॉन्ग केस जहाँ वो सिर्फ मेडिसिन का नहीं रखते, ठीक है। वो न्यूरो का भी रख देते हैं, कार्डियो का भी रख देते हैं और पल्मो का भी रख देते हैं। जैसे कोरिया मैंने आपको बताया, अब किसी कैंडिडेट का तो आया होगा ना कोरिया। अब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप न्यूरो का लॉन्ग केस और कार्डियो पल्मो का लॉन्ग केस भी ऐसे ही करें जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट करता है। अब जाहिर है हमारा इतना एक्सपोजर नहीं होता, मेडिसिन वाले तो मेडिसिन के केसेस ज़्यादा देखते हैं। रोटेशन जब होती है तो वो तो IMM के टाइम पे होती है, उस टाइम कोई आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इतना सीरियसली रोटेशंस करते हैं कि हमें ये सारी अप्रोच उस वक्त आ जाएँ।
तो मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों का यही टास्क है कि आप लोगों ने न्यूरो के केसेस भी बिल्कुल ऐसे ही तवज्जो और कंसंट्रेशन से करने हैं जैसे मेडिसिन के केसेस हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका लॉन्ग केस क्या आता है। लेट सपोज आपके शॉर्ट केसेस अच्छे हो गए और आपके लॉन्ग केस में न्यूरो का केस था और आपने न्यूरो की इतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो वो तो फिर आपका रह गया ना, तो वो क्यों रहे, नहीं रहना चाहिए। आप ये जो न्यूरो की मैंने अप्रोच बताई है ना, बस यही अप्रोच है, ठीक है। यही केसेस आप करें न्यूरो में, आप बिल्कुल ऐसे ही न्यूरो, कार्डियो और पल्मो बिल्कुल ऐसे करें जैसे आप मेडिसिन, जितना टाइम आप मेडिसिन के केसेस को दे रहे हैं ना, उतना ही टाइम आप सब स्पेशलिटी को भी दें, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका क्या लॉन्ग केस आएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कोरिया का पेशेंट, कोरिया एक टिपिकल केस है, ठीक है, न्यूरो का केस है जो कि हम नॉर्मली मेडिकल वार्ड्स में इतना फ्रिक्वेंटली नहीं देखते, बट अगर आपने एक दो दफ़ा उस पर किया हुआ होगा अपना लॉन्ग केस, तो आप हेजिटेंट नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यही अप्रोच है, ठीक है, जिस पे हमने काम करना है, ठीक है। मैं आपको इन्हीं अप्रोचेस पे लॉन्ग केसेस कराऊंगी और अब जो वीडियोस में शेयर करूंगी वो इसी पे स्टेप बाय स्टेप कैसे हिस्ट्री लेनी है और कैसे लॉन्ग केसेस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम। एंड आई होप कि जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं वो आप लोगों ने ले ली होंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर कोलीग्स, विथ योर जूनियर्स, एंड फॉलो फॉर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।